नमस्कार, मैं रविश कुमार। 3-4 साल के मीडिया और पॉलिटिक्स का पैटर्न देखिए। पहले एक इवेंट आता है, फिर उससे बड़ा इवेंट आता है, फिर कोई महा इवेंट आता है, फिर बीच में छोटे मोटे इवेंट आने लगते हैं, फिर बड़ा और महा इवेंट लॉन्च होता रहता है। एक विषय पर बहस निष्कर्ष पर पहुंचती नहीं कि दूसरा मुद्दा और आरोप आ जाता है। इस बैंड पर कभी विपक्ष के खेमे के यहाँ छापा पड़ता है, बगावत होती है और वो सब बीजेपी में ही वहां से निकलकर आते हैं और आकर पवित्र हो जाते हैं। चुनाव आएगा तो विपक्ष का स्टिंग होने लगेगा, फिर राज्यों में पिछले दरवाजे से सरकार का बनना और गिरने का भी सीजन चलेगा। इस पैटर्न को समझने के बाद आपका काफी समय बच सकता है। 2015 में सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को धोखेबाज कहा, मगर इस्तीफा देने के 1 घंटे के भीतर 2017 में उनको अपना नेता भी चुन लिया। नीतीश कुमार ने भी उनका दामन थामा। बिहार में सरकार बन गई है। तर्क सम्मेलन के बाद, जो तर्क हैं वो सम्मेलन के बाद के शमियाने में प्लास्टिक के प्लेट की तरह इधर उधर हवा में उड़ रहे हैं। 20 महीने ही पुरानी हुई है बिहार विधानसभा की तस्वीरें। क्या घमासान हुआ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच। कोई मोदी की राजनीति की तुलना हिटलर से कर रहा था तो मोदी नीतीश कुमार को अवसरवादी और डीएनए में खराबी बता रहे थे। बिहार की जनता ने नीतीश लालू कांग्रेस का गठबंधन ही चुना। जब जनादेश बीजेपी को नहीं मिला तो क्या बीजेपी को इस संकट में जनता से पूछने की अपनी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्या बगैर जनादेश के किसी सरकार में जाना पिछले दरवाजे के सियासी खेल के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है? नए फैसले में बिहार की जनता की औपचारिक राय नहीं है। क्या बीजेपी ने इसलिए परवाह नहीं की क्योंकि इसी तरह के मास्टर स्ट्रोक से मणिपुर और गोवा में उसकी सरकार बन गई, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया गया, जो अदालत में गलत साबित हुआ। एक जमाना था जब राजनीति में नैतिकता हमेशा विपक्ष के साथ होती थी, अब सत्ता के साथ रहती है। तब जब नैतिकता सत्ता के अनुसार होने लगे तब सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता। गुजरात कांग्रेस के 3 विधायक इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देते ही बीजेपी उनमें से एक को राज्यसभा में टिकट देती है, बाकी को पार्टी में शामिल करती है। विपक्ष के खेमे में कमजोरियां तो हैं, मगर भगदड़ सिर्फ कमजोरियों के कारण नहीं है, क्योंकि वहीं कमजोरियां हूबहू सत्ता पक्ष के खेमे में भी आराम से ढूंढी जा सकती हैं अगर ईडी, आईटी और सीबीआई को कुछ टाइम मिले तो। यह सब भारतीय राजनीति की सामान्य प्रक्रियाएं नहीं है। शिवसेना बीजेपी की सहयोगी और सेंटर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार में है। मार्च 2016 में जब उत्तराखंड की सरकार गैर कानूनी तरीके से गिरा दी गई, तब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया। तब कांग्रेस भी नहीं बोल पाई थी कि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को सिर्फ उसी तरीके से हटाया जाना चाहिए। एक ही दल की सत्ता की आकांक्षा तानाशाही और आपातकाल से भी खतरनाक है। नीतीश के दोबारा बीजेपी के साथ आने से राजनीति बदल गई है। अभी देखना बाकी है कि 2019 के पहले या उसके बाद मोदी शाह की आक्रामक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का अनुभव कैसा रहता है। फिलहाल समाजवादी आंदोलन से भी भारत की राजनीति मुक्ति की तरफ प्रशस्त लग रही है। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस विरोध के नाम पर खड़े हुए क्षेत्रीय दलों के सामने भी अस्तित्व की चुनौतियां हैं। जदयू के केरल यूनिट की खबर जब इंडियन एक्सप्रेस में देखी तो अचानक ख्याल आया कि समाजवादी आंदोलन का विस्तार कहां तक रहा होगा। वहां से जेडीयू के सांसद वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार से संबंध समाप्त हो गया। बिहार से राज्यसभा सांसद अली अनवर ने इसे राष्ट्रीय दुर्घटना बताया है, लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहा। यूपी में समाजवादी आंदोलन को बीजेपी ने कुचला, मगर कारण उस आंदोलन में भी था। सपा और राष्ट्रीय लोकदल में समाजवाद का नाम लेते लेते ये नेता कहीं और निकल गए। इसलिए अब समाजवादी धड़े की राजनीतिक प्रासंगिकता कमजोर पड़ती जा रही है, लगभग समाप्त भी नजर आती है। बेहतर होता लालू यादव तमाम आरोपों का जवाब देते और अपनी पार्टी के ढांचे में भी बदलाव करते। समाजवादी दलों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर व्यक्तिगत साम्राज्य का ही विस्तार किया है, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का विरोध करने वाले नेताओं की राजनीति बगैर पूंजी, पैसे और संसाधनों के ही चलती है? बड़े दलों के पास कॉरपोरेशन का खजाना है, अथाह पैसा है या समर्थन है, तो इन छोटे छोटे दलों के पास शायद करप्शन का पैसा भी। 2015 में सुशील मोदी नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। 2017 में राहुल गांधी धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीति में ये सब थिएटर के आरोप हैं, संवाद की तरह हैं। भारतीय राजनीति अभी बेचैनियों के दौर से गुजर रही है, वरना जो नेता सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय माना जा रहा है वो दूसरे दलों के आंगन में शिकार करता हुआ नजर नहीं आता। इस संकट के बाद की दलीलों में कांग्रेस पर खूब हमले हो रहे हैं।
कांग्रेस से नेताओं का पलायन हो रहा है, गठबंधन संभल नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति की कोई साख नहीं। यही बात उन पर भी लागू होती है जितनी दूसरे दलों पर। जनता की भागीदारी को देखिए तो नहीं लगता कि राजनीति की साख नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। 2019 में अब लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। क्या विपक्ष नीतीश कुमार के कारण ही कमजोर हुआ, या विपक्ष कमजोर और आलसी हो ही चुका था? क्या भ्रष्टाचार में डूबे नेताओं के दम पर विपक्ष लड़ने की नैतिकता हासिल कर सकता है? ठीक है कि व्यापम घोटाले की जवाबदेही में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। मीडिया को पैसे देकर खबर छपवाने का आरोप अदालत में साबित होने के बाद भी मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले में कोई प्रगति नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि इसलिए मामला ठंडा है कि एनसीपी बीजेपी के साथ आ सकती है। इसी बीच एक नई टाइप की नैतिकता लॉन्च हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान है कि अगर आरोप साबित हुआ तो सरकार की जमीन लौटा देंगे। ये हुई नैतिकता। अभी तक मंत्री जी कहा करते थे कि आरोप साबित होगा तमाम मंत्री तो राजनीति छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन पहली बार कोई मंत्री कह रहा है कि सरकार की जो जमीन पत्नी ने कथित तौर पर खरीदी है, एक घोटाला है, वो आरोप सही साबित हुआ तो जमीन लौटा देंगे। बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान कईयों को राहत देने वाला हो सकता है। कह देंगे कि भ्रष्टाचार पकड़ाएगा तो पैसा भी लौटा देंगे। यह भी अच्छा है कि विपक्ष के खेमे में ही सही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान काफी सक्रिय है। बेहतर है कि कुछ तो पैसा कहीं से निकले। लेकिन क्या भाजपा या उसके सहयोगी दलों के भीतर ऐसे नेता नहीं हैं जिनके पास बेनामी संपत्ति हो सकती है, जिनके पास भ्रष्टाचार से जुटाए संसाधन निकल सकते हैं? असम के ताकतवर मंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। जब ये कांग्रेस में थे तब बीजेपी ने इन पर घोटाले के खूब आरोप लगाए। अब उन घोटालों की जांच कहां है, किसी को पता नहीं है। उत्तराखंड सरकार में अभी भी ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस सरकार में जब थे तब उन पर बीजेपी लूट लेने का आरोप लगाया करती थी। वैसे लोकपाल अभी तक नहीं आया। सरकार बन गई है, नैतिकता पर बहस का कोई मतलब नहीं। राजनीति पर बात करेंगे प्राइम टाइम में। केसी त्यागी जी हैं महासचिव जेडीयू के, शकील अहमद हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, नवल किशोर हैं प्रवक्ता आरजेडी के। थोड़ी देर में हमारे साथ अली अनवर अंसारी जी भी जुड़ेंगे। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, लालू यादव में भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब नहीं दिए, लेकिन बीजेपी ने क्या वो उन आरोपों के जवाब दिए जो चुनाव में आपने उन पर हिटलरशाही, फांसीवाद और सांप्रदायिकता के आरोप लगाए थे? क्या इन सब सवालों पर बीजेपी ने आपको जवाब दिया जिसके कारण आप बीजेपी की तरफ गए? देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी 3 पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था। हमने भाजपा पर, भाजपा ने हम पर तमाम तरह के आरोप लगाए। ऐसे ही आरोप जेडीयू और आरजेडी के बीच में पिछले 20 वर्षों से लगते रहे, और मैं आपसे सहमति करने में कोई दिक्कत मुझको नहीं है जो आपने अपने प्रारंभिक विश्लेषण में जो सवाल उठाए हैं। गठबंधन में 3 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये गठबंधन ठीक तरीके से चल रहा था। इसकी शुरुआत हुई है जब लालू जी के परिवार के सदस्यों पर, वो हमारे कहने से तो नहीं हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पर ये सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप सरकार से तो संबंधित नहीं थे, परिवार के जरूर थे, आपके सहयोगी थे। हाँ, ऐसा वो प्रसंग में आने वाला था। कल तक भी हमारा इंतजार था कि शायद नीतीश कुमार जी ने और जेडीयू ने कभी इस्तीफा नहीं तेजस्वी यादव जी से मांगा है। मिनिमम और मैक्सिमम अपनी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार जी ने जैन हवाला कांड में जिस तरह से नाम आने भर पर लालकृष्ण आडवाणी और शरद यादव जी ने इस्तीफा दिया था, उसका उन्होंने उल्लेख भर किया था। और राजनीति में बड़े पदों पर जो लोग हैं, जब उन पर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो दे मस्ट कम क्लीन ऑन इट। ये ठीक बात है। देखिए, आप दो आपकी राजनीति के 2 धुरी हैं, एक है करप्शन है और एक जो धर्मनिरपेक्षता है। तो ठीक है, करप्शन पर आपने लाइन ले ली और इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिससे हाथ मिलाया, क्या उससे कम्युनलिज्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में आपको आश्वासन मिला है? नहीं, हमें उनके आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे इस चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि जो बुनियादी समाजवादी आंदोलन की धर्मनिरपेक्षता की धुरी थी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जिन सवालों पर समझौता हुआ था, आर्टिकल 370 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसको समाप्त न किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी पे लागू न किया जाए, जबरदस्ती जबरन, ये हमारी प्रतिबद्धता है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल राइट अदालत तय करे, कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो आजकल गोरक्षा के नाम पर फ्रिंज एलिमेंट जिस तरह का वातावरण बनाए जा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो नए कानून बनाने चाहिए। मुझे पता नहीं इससे अलग और धर्मनिरपेक्षता की कोई और परिभाषा। अच्छा, शकील अहमद साहब, मैं आपसे ठीक है, शकील अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि त्यागी जी ने एक बात बता दी कि 370 पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उनकी पूरी राजनीति रही है 370 हटाने की, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है बीजेपी की तरफ से, मेरे शो में प्रवक्ता नहीं आते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी ने ये समझौता जेडीयू से किया है कि नहीं किया है कि हम 370 हटाने की बात अब नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम अब नहीं करेंगे जेडीयू से, या आरएसएस ने किया है कि नहीं किया, पर एक लाइन इन्होंने रखी है। कांग्रेस की आलोचना यह है कि जब 3 महीने 4 महीने से आपकी पार्टी को पता था, तो आपने अपनी तरफ से एक रास्ता निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, हमने रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन जिसको फैसला लेना है वो नीतीश कुमार जी का फैसला है। और नीतीश कुमार जी के जो एमपी हैं, त्यागी जी के साथ हैं, त्यागी जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो मीडिया में स्पेकुलेशन हो रहा था कि नीतीश जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो कल भी हमको नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये बोगस बातें हैं, ये बोगस न्यूज है, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं और नहीं जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड उन्हीं के पार्टी के एमपी ने आज कहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति ये कहता रहा हो कि ये बोगस बातें हैं और आपसी मामले सुलझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए रवीश जी, नीतीश कुमार जी बिहार के कल भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के आज भी मुख्यमंत्री हैं। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि नीतीश जी की छवि पूरे देश में एक भरोसेमंद व्यक्ति, एक भरोसेमंद साथी, एक भरोसेमंद नेता की थी। उस छवि को बट्टा लगा है, दाग लगा है। आपके ऊपर ये 17 साल पहले भी 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे। उससे बहुत पीछे नहीं जाते, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका बहुत पीछे नहीं जाते, वो बहुत लोगों को मालूम है। शकील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जी, क्या आप जेडीयू के इस बात से सहमत हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे को जो आरोप लगा उसकी सफाई पब्लिक में देनी चाहिए थी? क्या आपने अपनी तरफ से उन आरोपों पर आरजेडी की प्रतिक्रिया जान ली थी, उनकी वास्तविकता सत्यता की कुछ एक प्रारंभिक परीक्षण किया था? इस पर बात हुई थी जिसको लेकर झगड़ा हुआ, फाइनली टूटा। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। और लेकिन जो हमारा गठबंधन हुआ था, ये लालू जी की पार्टी के साथ हुआ था, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हैं, और उनके कन्विक्शन के बाद नीतीश जी से समझौता हुआ था। और ये जो करप्शन का मामला आया है अभी, ये इस सरकार से संबंधित नहीं है, ये पुराने मामले हैं। लेकिन निश्चित रूप से उस पर अगर किसी को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी को आपत्ति थी तो उनसे त्यागपत्र मांगना चाहिए था। नीतीश जी ने त्यागपत्र देने के बाद भी कहा है कि मैंने कभी तेजस्वी यादव से त्यागपत्र नहीं मांगा। और मुझको जहां तक याद है, लालू प्रसाद यादव जी के समय का ये मामला था। लालू प्रसाद यादव जी ने पत्रकार सम्मेलन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बैठाल के ये जो गठबंधन टूटा है, जो आप लोगों ने बनाया था, उसको रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? नहीं, हमारी पार्टी के लोगों ने स्थानीय लेवल पर भी, बिहार के लेवल पे भी, और आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी जब राहुल जी से मिलने आए थे, कल राहुल जी के ऑफिस से भी बयान आया है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम त्यागपत्र देने जा रहे हैं या हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सुलह समझौते की बात हुई थी कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए, इसलिए कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बातें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसका प्रयास किया था। सीपी जोशी जी जो हमारे वहां के प्रभारी हैं, उन्होंने पहल की थी, उनसे बातें हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार जी कल तक अपने एमपीज को कह रहे थे कि ये बोगस स्पेकुलेशन है, ये मीडिया बोगस खबर चला रहा है,
और कल ही वो शाम में जाके उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। और देखिए जो घटनाक्रम आप देखिएगा तो ये पहले से लगता है कि ये सेट हुआ, ये छापा, ये मुलाकात, गवर्नर साहब त्यागपत्र लेने के बाद मीडिया में खबर आई कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बहुत तबीयत खराब है, किसी से मिल नहीं सकते हैं, सुबह में गवर्नर साहब की कोई क्लेम ना करे, सुबह में गवर्नर साहब दिलाने के लिए चले आए, तो स्वाभाविक रूप से एक शक पैदा होता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड था, ये सारा प्री प्लान था, ये छापे से लेकर के त्यागपत्र तक। अगर बहुत नीतीश जी को चिंता थी छवि की तो त्यागपत्र देके कहते बिहार की जनता को क्या आपने दिया था, मैं नहीं चला सकता, चुनाव करा लीजिए, आप चुन लीजिए आपको किसको चुनना है। रोकता हूं शकील जी, मैं रोकता हूं। केसी त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं समझ गया कहीं न कहीं दाल में काला है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए था। इस पर मेरा एक और सवाल है कि नोटबंदी के समय बिहार में एक मामला उठा था कि बिहार के कई जिलों में बीजेपी ने जमीन खरीदी थी दफ्तर के लिए, और ये आरोप लगा था कि कमर्शियल रेट की जमीन को एग्रीकल्चर रेट पर खरीदी गई और उसमें नगद का इस्तेमाल हुआ, कैश का इस्तेमाल हुआ। आमतौर पर कैश, जमीन और संपत्ति के लेन देन में कैश का इस्तेमाल तभी होता है जब ब्लैक मनी का लेन देन होता है, जरूरी नहीं लेकिन होता है। तब इस तरह का जब आरोप लगा तो बीजेपी के खिलाफ, जो आप भ्रष्टाचार को इतना बर्दाश्त नहीं करते, तो इसकी जांच क्यों नहीं की आप लोगों ने, वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? नहीं, उसकी जांच चल रही है। और मैं रवीश जी आपको बताऊं, ये सवाल भी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने ही उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर सरकार की तरफ से आश्वासन था कि हम इसकी जांच करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जांच के आदेश नहीं दिए गए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और जो नवंबर से अगस्त आ गया, नवंबर से अगस्त आ रहा, अभी तक 5 जिलों की 10 जिलों की जमीन की जांच नहीं हो सकी बिहार में, और सरकार बीजेपी के साथ बन गई। और जो शकील साहब कह रहे हैं, हाँ ठीक है, जिस तरह की सक्रियता दिखानी चाहिए थी इनको मीडिएशन के लिए, उसका अभाव रहा। राहुल गांधी जी को, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि उन्होंने लालू जी के उस अध्यादेश को जो कपिल सिब्बल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने वाले थे, उसको अपने हाथ से उन्होंने फाड़ा था, तो उनकी एक प्रतिबद्धता भी थी, इसीलिए उनसे गुहार भी लगाएगी। और हम आशा कर रहे थे कि इस पर कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, नवल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि आरजेडी जिस पर आरोप लगा था, ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये गठबंधन तो टूट गया, ये बिखर गया, आपके नेता के परिवार पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, अब जब बहुत तरह की गिरफ्तारी होगी तब आपकी पार्टी हो सकता है कि कांग्रेस के लिए भी लायबिलिटी बन जाए, तो आरजेडी अब यहां से अकेले चलेगी या कांग्रेस के साथ फिर भी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि 2015 में जो करारी इनको हार मिली, उस समय से महागठबंधन करने के लिए नीतीश कुमार के साथ कहीं न कहीं इनकी साठगांठ थी, और ये फिक्स था मामला, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में या उनके नेतृत्व या जो छवि कहते हैं, उनका यही इतिहास है कि वह एक पॉलिटिकल पैरासाइट है, किसी के साथ ही वह राजनीति कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर वह राजनीति करने के लिए आरोप लगा है, मैं ये समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया, व्यापम इतना बड़ा घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान का कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूं, लेकिन जिसपे जो आरोप लगा है वो अपने ऊपर के आरोप को जवाब देना। अभी तक आप लोग कोई विश्वसनीय तरीके से जनता को नहीं बता रहे कि आरोप है क्या। नहीं, उस पे हमने बताया है कि देखिए, जो ये आरोप है, जो एफआईआर है, सिर्फ एफआईआर है, एफआईआर पे आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, और एफआईआर भी पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंटिंग के द्वारा, जो कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके किया गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में करके इस्तेमाल किया उन नेताओं के खिलाफ, खासकर जो पॉपुलर हैं, मास लीडर हैं, और वह सरकार के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं, तो ये जवाब नहीं तो क्या है? अगर केस के विषय में आप बात कर रहे हैं तो 10 घंटे की पूछताछ होती है, 15 घंटे की पूछताछ होती है सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, ईडी के द्वारा, तो वहां पे हम क्या जवाब नहीं देते हैं? अब आप चाहते हैं कि जवाब इनको दें, जेडीयू को दें, तो क्या ये सीबीआई के नुमाइंदे हैं, ईडी के हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं?
ये किस हैसियत से इस तरह का जवाब मानते हैं, जबकि जो इसके लिए जांच एजेंसी है उनको सारे जवाब दिए जा चुके हैं और आरोप तय इस पे नहीं हुआ है, सिर्फ ये एफआईआर है और नीतीश कुमार ने कभी इस पे इस्तीफा नहीं मांगा। इससे तो यह बात साबित होता है कि यह कहीं न कहीं मामला पहले से फिक्स था और नीतीश कुमार इस षड्यंत्र में शामिल थे। और जो नवल किशोर की बात है, राजनीतिक आरोप छोड़ दें तो इस बात में दम है कि जब ईडी पूछ रही थी, सीबीआई पूछताछ कर रही थी, तो वहां पे लालू यादव जवाब दे ही रहे थे। वो पब्लिक में और जवाब देते तो क्या लोग उस पर विश्वास कर लेता? क्या वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे ही रहे थे जवाब, क्या लोग इतनी आसानी से यकीन कर लेता? और क्या एक एफआईआर पे सरकार गिर जानी चाहिए और दूसरा गठबंधन आ जाना चाहिए? रवीश जी कुछ और बोलना था। हाँ, एक सेकंड, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हाँ, मैं बोलूं? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो इतने आनंद फानन में, इतने जल्दीबाजी में ये काम किए, क्या उनको ये नहीं लगा कि महागठबंधन के जो 3 पात्र थे जिन्होंने इनको नेता माना था, उनके विधायकों को या उनके मंडलों से एक सार्वजनिक तौर पे जनता में जाकर या जनता के समक्ष ये सवाल जवाब करते कि हमारी यह दिक्कत है और हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, या चुपे चुप यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेताओं को जो सीनियर है उनसे भी राय सलाह नहीं किए, वो भी आज नाराज है। इतनी जल्दी जाने की क्या थी? और विदिन 5 आवर्स जो आप इस्तीफा देते हैं, भाजपा का समर्थन ले लेते हैं, उसका सरकार बना लेते हैं, पहले वो आउटसाइड करता है, पहले 24 घंटे का टाइम मिलता है, ये तमाम चीज की बातें नहीं करती है। और खासकर वो जो कि बोल चुके हैं कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे और मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय झूठी पार्टी है, रहेंगे, केवल जुमलेबाज है, ये सारी बातें वो कह चुके हैं पब्लिक फोरम में। अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जानना चाहता हूं आपकी चौंके इस फैसले से, या आपको पिछले 3-4 महीने से जो घटनाक्रम है, कि आपको नहीं लग रहा था कि ये यहां तक बात जा सकती है? क्योंकि इस्तीफा तो पहले से भी देते रहे हैं। देखिए, चिंतित तो थे हम लोग, एक दो नहीं कई घटनाएं हुई। अंत में जो राष्ट्रपति बीजेपी के जो हैं या आरएसएस हैं, उनका समर्थन भी हुआ, लेकिन बीजेपी के साथ चले जाएंगे नीतीश जी, इसका कोई गुमान नहीं था, कहीं नहीं था। क्या वो शकील जी की बात सही है कि आप लोग को यही संकेत मिल रहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल, हमारे जैसे लोग लकीर के फकीर होते हैं, हम लोगों ने सुना था उनके मुंह से कि मर जाएंगे मिट जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को इसी बात का दुख है कि ठीक है, एक उनका यूएसपी है करप्शन के खिलाफ, वो अपनी जगह है और उनका उस पर अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किए हैं, आरजेडी के लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई किए हैं। लेकिन एक यूएसपी जो बिहार चुनाव में तो मोदी जी ने पूरा लिस्ट गिना दिया था कि कितना तरह का घोटाला है। हाँ, तो वो एक राष्ट्रीय दुर्घटना आपने क्यों कहा इसे? राष्ट्रीय दुर्घटना इसलिए कहा कि पूरे देश को जाने अनजाने एक उम्मीद थी कि नीतीश जी मोदी जी का विकल्प हो सकते हैं। पर उन्होंने तो कह दिया कई बार कि वो आज से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं कि वो उस लायक नहीं। की बात नहीं है। हाँ। हम लोग तो बोलते रहते थे कि हमारे नेता को होना चाहिए, और वो उस मामले में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, और उनको मोदी जी का तुर्की व तुर्की जवाब देने भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हराया, एक बिहार का जो मॉडल था उसके जरिए बीजेपी को परास्त किया बिहार में। तो मैं कह रहा हूं कि जाने अनजाने पूरे देश में उनकी तरफ लोग एक उम्मीद की नजर से देख रहे थे। तो इसीलिए कहा कि ये सिर्फ मेरे जैसे आदमी को धक्का नहीं लगा, पूरे देश को एक लगा कि भाई ये क्या हो गया। ये तो भारतीय राजनीति में हर 2 साल 3 साल पर होता ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए जिसकी सरकार बदल गई, एक मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, कोई इस पर बात नहीं करता है। ठीक है,
वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन पर एक था भरोसा लोगों का। मैं बहुत घूमते रहता हूं कई राज्यों में, लोग कहते थे हम लोग, कई बार लोग कहते हैं कि सिर्फ धर्मनिरपेक्षता कह के आप राजनीति नहीं कर सकते, करप्शन के सवाल पर भी आपको उतना ही पाक साफ होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बिल्कुल हम त्याग देंगे उस सवाल को। हाँ। और दोनों मान लीजिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और करप्शन में चुनना हो तो धर्मनिरपेक्षता ज्यादा जरूरी है, उसकी करप्शन तो दोनों साइड में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों को बराबर भी इक्वली हम ट्रीट करें, तब भी हम करप्शन के खिलाफ लड़ते तो दिख रहे हैं, लेकिन कम्युनलिज्म के खिलाफ हमारा टोन जो है वो न सिर्फ नरम पड़ा, ऐसा लगता है कि हमने उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया है। ठीक है, तो ये बड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज के शाम की आप सबकी बंदिशें और परेशानियां समझता हूं। शकील जी, मैं एक आपसे जानना चाहता हूं कि आप महागठबंधन एक फॉर्मूला बना था, ना तो आपकी पार्टी में गठबंधन संभल रहा है, आपकी पार्टी से आपके कितने नेता बीजेपी में जा रहे हैं मुझे पता भी नहीं, कि कहीं हो सकता है आप भी चले जाएं। तो ये जो नेता लोग जा रहे हैं वो फाइल बनने के बाद जा रहे हैं या उन्हें अच्छा लग रहा है दूसरी पार्टी में फॉर ए चेंज जाना? देखिए, कई तरह के लोग होते हैं, कुछ स्वार्थवश होते हैं हर पार्टी में, कुछ कमिटमेंट वश होते हैं। जिनका कमिटमेंट है वो किसी हालत में नहीं जाएंगे, जिनका स्वार्थ है वो जहां देखेंगे एक स्वार्थ भी। और एक आजकल नई प्रवृत्ति, हमारे इतने दिन के शासन में तो डंडा के डर से हमने किसी नेता को अपनी तरफ नहीं बुलाया, लेकिन एक बीजेपी में एक प्रवृत्ति हुई है कि डंडा के डर से भी कुछ नेता उनकी तरफ चले जा रहे हैं जी। लेकिन जिसका कमिटमेंट है वो कहीं नहीं जाएगा, वो कांग्रेस में ही रहेगा, इन्हीं दूसरी पार्टियों में जिसकी नीतियों पर उसको विश्वास है उसमें रहेगा। स्वार्थ और डंडे के डर से कुछ लोग जा रहे हैं। आप हर जमाने में जाना आना लगा रहता है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आजकल तो चौपाए को बांध के भी रखना मुश्किल है, दोपाए को आप कैसे बांधिएगा? यहां तो पूरी पार्टी ही चली गई। हाँ त्यागी जी, आप कुछ कह रहे थे जी। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल जी के आसपास के कद के नेता थे गोविंद बल्लभ पंत जी। हाँ। उनके बेटे केसी पंत जी थे, और जो देश के रक्षा मंत्री रहे वो भाजपा में चले गए। मैं जब राजनीति शुरू की तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी से ज्यादा सेकुलर सोशलिस्ट नेता उत्तर भारत में इंदिरा जी के बाद कोई नहीं माना जाता था। हाँ। उनका नहीं, वो हम समझ रहे हैं, इसीलिए मैं तर्कों को लेकर आहत नहीं हूं ना। मैंने कहा कि उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताइए त्यागी जी, अगर बीजेपी कह दे या आरएसएस कि हम 370 से पीछे नहीं हटेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले से पीछे नहीं हटेंगे, कितनी तो बहस हुई, मतलब 3-4 महीने पहले लगता था कि इसके अलावा कोई काम नहीं है इस देश में, तब आप क्या करेंगे? कहने के बावजूद भी नहीं हटेंगे, तब क्या करेंगे? फिर गठबंधन टूटेगा? कितनी बार टूटेगा सर? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये माहिर है तोड़ने में। जब हाँ बोल लीजिए, अब समय नहीं है। त्यागी जी बोल लीजिए 1 मिनट। हाँ पहले इनको चुप कीजिए ना, बीच में वो हो जाता, आप सुनिए नहीं, आप बोलिए। हाँ हाँ, तो जो इकरारनामा हुआ था उस पर हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो इकरारनामा मोदी जी के पास है भी। मोदी जी के साथ क्यों नहीं आपका इकरारनामा हुआ? आप वाजपेयी जी के इकरारनामे की बात क्यों कर रहे हैं? अब नया तालमेल हुआ तो बैठ के बात करेंगे। ठीक है, अब समय नहीं है, पर बेहतर ये बिहार की राजनीति है और राजनीति में ये अच्छा है कि आदर्श नहीं है, क्योंकि इससे सबको सुविधा होती है। जी, इससे सबको सुविधा होती है, आना जाना नेता दो नेता मिलकर तय कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक को भी डिफेंड करने में मुश्किल हो रही है। हाँ। ये त्यागी जी अंदर से समझते होंगे कि क्या हुआ। कभी कभी मुश्किल स्थिति आती है राजनीति में। मैं त्यागी जी की परेशानी समझ सकता हूं और अली अनवर की भी परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि इनकी भूमिका तो नहीं होगी, किसी और की भूमिका है राजनीति में। सियासत तो होती रहती है, तो अब नेता के पीछे चलना पड़ता है बहुत लोगों को, जैसे आपको भी चलना पड़ता है शकील जी। लेकिन एक बात है कि मुझे लगता है कि जो जनादेश बिहार का था, सरकार नई जनादेश से ही बनती तो बेहतर होता, क्योंकि
पीछे दरवाजे से इस तरह का खेल पहले स्टिंग ऑपरेशन से खेला गया, अब ये आईटी और ईडी से खेला जा रहा है। आप देखना चाहें तो दिख सकता है एक तरफा भी, और एक तरफ देखेंगे कि इन एजेंसियों को पता ही नहीं कि उधर कोई है या नहीं है। ब्रेक के बाद हम आपको उन पुराने बयानों की जुमलेबाजी दिखाएंगे, जुमलेबाजी युगलबंदी, हाँ, जुमलेबाजी वो वाली नहीं, कि किस तरह से बिहार के चुनाव में दोनों नेता एक दूसरे से तकरार कर रहे थे, अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते नजर आएंगे ब्रेक के बाद।